मुंह बंद करने से पहले कहने से अगर ना करे कोई अगर। रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सो। कोई खर्च नहीं आता इस पर, तो जैसे भी आप ये कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी प्रोग्राम की, वरना मुझे भेजना पड़ता है और मेरा टाइम काफ़ी इसमें खर्च हो जाता है। जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर। मेरे दो गेस्ट हैं, कई बार पहले भी तशरीफ ला चुके हैं और काफ़ी पॉपुलर जोड़ी है जनाब। पहले गेस्ट हैं अब्बास भट्ट साहब, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, खुलकर बात करने वाले आदमी हैं। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे दूसरे जो हैं मेहमान, उनका नाम है प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। उनका तल्लुक KPK से है, यानी पाकिस्तान से है। जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के वो प्रेसिडेंट हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं और ये भी तकरीबन खुलकर बात करते हैं। कभी कभी थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं तो कहते हैं यार मैं खुलकर ही बात करना चाहता। तो एनी प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज जनाब प्राचा साहब, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप हमें बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आज सुबह मैं इंटरनेट चेक कर रहा था तो आमना मुफ्ती का कॉलम है BBC पे। अच्छा। तो अगर वो आपकी नज़र से गुजरा हो या अगर आप वो पढ़ लें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाती है। वो लिखती हैं कॉलम में, वो लिखती हैं उड़ेंगे पुर्जे, ये कॉलम का टाइटल होता है। उसके नीचे वो लिखते हैं, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं रहा कि क्या लिखा उन्होंने, कि नहीं अब आपकी बारी हमारी नहीं है। तो उड़ेंगे पुर्जे मैं काफी अरसे से देखता था तो मुझे इसकी समझ तो आती थी कि ये मैसेज है किसी के लिए कि उड़ेंगे पुर्जे। वो जो हबीब जालिब की नज्म है ना, हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। हाँ। तो उसी के तर्ज पे ये उड़ेंगे पुर्जे लिखा जाता है। वो मुख्तलिफ लिखारी होते हैं। वो जो आसमा शिराजी है उन्होंने भी इसी में लिखा था, जिस पे बड़ी लेदे हुई थी उनको। तो उन्होंने जो लिखा है वो कहानी ये है कि मजहब के नाम पे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के पैदाइश से लेके आज तक जो चूरन बेचा गया, और उसे बहुत खुल के लिखा गो कि बिटवीन द लाइंस लिखा, लेकिन लिखा है कि मजहब के नाम पे जो चूरन बेचा गया और जो आपने लूट मार मचाई, और कभी आपने दाएं से पैसे पकड़े, कभी बाएं से पैसे पकड़े, और कौम को बेचा, लोगों को बेचा, मफादात को बेचा, अपने ज़मीर को, ज़मीर नाम की चीज तो खैर है नहीं, लेकिन सब कुछ आपने किया। तो लगता यह है कि पाकिस्तान जैसे वो कॉलम में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि वो उसमें ये लिखा है कि गोया पाकिस्तान अपने मंतकी अंजाम की तरफ रवा दवा है। मंतकी अंजाम का मतलब क्या निकला? मंतकी अंजाम का मतलब 2 + 2 4 में यही बात है जो अभी पिछले दिनों नियाजी खान ने भी कही। नियाजी ने, खान तो उसको नहीं कहना चाहिए, तो नियाजी ने ये कहा कि मुल्क टुकड़े हो जाएगा, टुकड़े हो जाएगा। अच्छा, ये जो इमरान नियाजी ने कहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो मंतकी अंजाम का मतलब यह है कि पाकिस्तान के बिल आखिर टुकड़े हो जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? मैं नहीं कहना चाहता डॉक्टर साहब, ये तो इमरान नियाजी ने खुद कहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ना डॉक्टर साहब कि टुकड़े कैसे होंगे। देखिए, जो तहरीकें थी ना, अगर वो तहरीक आप कह लें, नेशनल पार्टी ने तहरीक चलाई थी पुख्तूनिस्तान की कि हमें अलग मुल्क चाहिए पुख्तूनिस्तान की शक्ल में, वो खत्म हो चुकी है क्योंकि उनको नाम पुख्तूनख्वा मिल चुका है, तो पॉलिटिकली तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह वो GSN की थी, तो वो भी तो खत्म हो गई तहरीक। तो कोई ऐसी तहरीक भी सामने नहीं है जो पॉलिटिकल बेसिस पे हो और जिसकी बुनियाद पे तकसीम को कोई अवामी मुतालबा हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तकसीम होगी तो कैसे होगी और क्यों होगी? तो उसका जवाब भी आपको इन्हीं पॉलिटिशियंस के मैसेजेस, बयानात में मिलता है। मसलन अभी ये जब हुकूमत टॉपल हुई इमरान नियाजी की, उससे पहले भुट्टो के बेटे बिलावल जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये इनकी आपस की लड़ाई है, आपस कोट अनकोट आपस की लड़ाई है। आपस का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की, या दूसरे लफ्ज में फौज की आपस की अंदरूनी लड़ाई है।
और अगर आप देखें कि इसको आप शुरू करें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से लेके और जो है तो आईएसआई चीफ फैज हमीद की ट्रांसफर से लेके और अभी नए जब जो आर्मी चीफ की मतलब है कि डिप्लॉयमेंट समझे या जो कि क्या कहना चाहिए उस हाँ उसके सिलसिले में ये सारी जो चल रही है ये खींचातानी ये इस तरफ इशारा कर रही है। और आप देख लें कि शेख रशीद ने जो कहा, एक दिन उसने कहा कि मेरा हलका GHQ है, जिसकी तरदीद नहीं आई GHQ की तरफ से। गोया उन्होंने उनकी तरफ से ये मैसेज था कि मेरा हलका GHQ है। इसका मतलब उन्होंने उनकी खामोशी जो है तो उसकी रजामंदी थी कि वाकई उनका हलका GHQ है। और दूसरे दिन वो कहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी और खून के इनकलाब आ जाएंगे और खूनी इनकलाब आएगा, खूनी होगा। तो दूसरे लफ्जों में ये मैसेज भी GHQ की तरफ से ही आया। अच्छा, कि खून की नदियां बह जाएंगी। भट्ट साहब को अब आप भट्ट साहब से मैं बात कर लूं। भट्ट साहब, आपने बात सुनी प्रोफेसर एजाज पाचा साहब की, और इनमें उस तनाज़ुर में बात की है कि मंतकी अंजाम, उसने लिखा कि पाकिस्तान मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी साथ बता दिया कि इमरान खान क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वैसे उन्होंने मतलब ये भी कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी उसको पूछा, यानी उसकी काफ़ी उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। एग्जैक्टली मैं कहूँगा तो शायद मैं पकड़ा जाऊँ, उसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और साथ ही उसने ये भी कहा था कि यानी इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि यानी पाकिस्तान जो है, यानी काफ़ी उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्राचा साहब से माजरत के साथ वो आजकल जितने मफरूर हैं ना वो KPK में जा रहे हैं, वो ये भी KPK हैं, तो मैं जरा डर लगता है इनसे बात करते हुए भी। महाराज, अब मेरे मफरूर साहब वापस हुए। सर जी, जो बात इमरान खान साहब ने कही है, मेरे ख्याल में आई डोंट नो वेदर वी शुड डिस्कस दैट, और उसमें कुछ सेंस तो बनता नहीं है उसकी बातों का। अच्छा, ना आज तक कोई ऐसी अक्लमंदी की बात उसने की है जो हो सके। अब देख लें फौज के मुतालिक, उसको देख लें कि जिन्होंने इसे बनाया प्राइम मिनिस्टर, ये तो इसका तस्वुर भी नहीं था ना कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हर चीज एवरीथिंग रेडी जी, टीम भी रेडी है, हर चीज सिलेक्शन हो चुकी है। मेरी जो ही बैठा 2 ही महीने के बाद फिर बयान इसी इमरान खान का आया था कि जहां तक मुझे नहीं इल्म था कि भाई अंदरूनी हालात इस कदर खराब है। लेकिन मैं असल में इमरान खान को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है। क्या बतौरी मारेगा, किस वक्त मारेगा, अल्लाह की जात जानती है। कभी किसी को जानवर कहता है, कभी किसी का तो न्यूट्रल हो जाओ, कभी कहता है न्यूट्रल क्यों हो रहे हो तो मेरी साइड लो, वगैरह वगैरह। मुझे अफसोस होता है ये शरीफ फैमिली पे, नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, कि ये तो सियासी लोग हैं, खानदानी सियासी लोग हैं, जिन्होंने बरसहा बरस हुकूमतें भी की हैं और उनके आबाजदाद भी किसी न किसी सूरत में हुकूमतों में रहे हैं। कि उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की कि ये डूबती किश्ती थी जिस इंसान की, बिल्कुल उसका सारा कचरा उठा के अपने सर पर, अपने क्या जो है पहाड़ी जमाने में अपने सिर सज्जी पाई भाई, वाई व्हाट दे गोइंग टू अचीव। ये भी इनको बिल्कुल पता था उस वक्त कि ये जो बजट है, बजट के फौरन बाद उठा के इन्होंने फेंक ही देना है किसी ने। फौज भी ना करे कुछ, जुडिशरी भी कुछ ना करे, सिर्फ एक आदमी जो है ना वो बलूचिस्तान का अलहदा हो गया, छोटी सी पार्टी का, ये खत्म हो जाती है इनकी हुकूमत। यानी इतनी कमजोर हुकूमत लेने का मकसद क्या था इनका। और ये भी इनको पता था कि IMF के ये जो 30% 30 रुपीज, आई मीन पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बाकी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, ये साइन फरवरी में हुए, फरवरी 22 में, यानी 3-4 महीने पहले इमरान की हुकूमत ये साइन IMF के साथ कर चुकी है। इसमें शाहबाज ने तो कुछ नहीं किया, या मुफ्ता इस्माइल ने तो कुछ नहीं किया, या इसाक डार ने तो कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी अच्छा साइन हो चुके थे। भट्ट साहब, यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगा भाई। इस वक्त तो लोग ये कह रहे हैं, देखें जी, इमरान खान के दौर में ये कीमतें थी, ये, और जैसे ये हुकूमत आई है इन्होंने इजाफा कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ इजाफा हो रहा है इसका मायदा जो है इमरान खान साहब जो हैं फरवरी 22 में कर चुके थे जनाब, जो भी इन्होंने हुकूमत दस्तखत आती, किए हुए हैं। जो भी हुकूमत आती है उसको ये फॉलो करना था, क्योंकि ये सॉवरेन गारंटी होती है। यही बात कह रहे हैं आप? जाहिर है ये मुल्कों की आपस में बात है, ये मेरी और आपको तो नहीं है भाई कि 10 रुपए दो, नहीं दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे, ऐसी बात तो नहीं होती है ना। ये मुल्कों की गारंटी होती है, मुल्कों की बात होती है, मुल्कों की
जो एग्रीमेंट करते हैं उनका एहतराम होता है। आज फर्ज करता है कि ये इनकार कर देते हम इसके ऑन नहीं करते इस मायदे को, तो कल आपका क्या ख्याल है IMF या दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को किसी भी हुकूमत पर एतमाद करता? कभी नहीं करता, कोई मायदा इनके साथ नहीं कर तो सकता। इसमें ये भी कहा जा सकता है ना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को कहा भी इमरान खान ने सत्यानाश कर दी है, पाकिस्तान डूब रहा है, तो वक्ती तौर पर आपको तकलीफ होगी, आपकी पॉपुलैरिटी जो है कम हो जाएगी, लोग आपको बुरा बुरा कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बचाने का यही तरीका है कि आप लोग स्टेप इन करें और इसको रेस्क्यू करें। इस बात में ये सियासतदान थे या वो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान के, उन्होंने ये कहा, इन्होंने मान लिया। तो मेरे फिर ख्याल में इन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की है। इस वक्त ये 5-6 हफ्ते गुजरे हैं इनकी हुकूमत के, ये अगर इमरान खान के पास होती तो खुदा ना खास करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक मैं कहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होता। जिस पोजीशन में जा रहा था, ये अगर ब्रेकें लगी हैं थोड़ी सी हल्की फुल्की, वो इसलिए कि इसमें चेंजेस आई है हुकूमत की। IMF भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है कि शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन बेहतरी का साथ मुझे कम अज कम नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको बैठ के आराम से हुकूमत भी नहीं करने दे रहे हैं। फिर वो केस खोल में, कल भी उनको वो सुप्रीम कोर्ट वालों ने बुलाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, यार वो यहाँ के प्राइसेस ठीक करे या वो जो उसके खिलाफ मुकदमे झूठे बने हुए हैं उनको वो क्लियर करे। अच्छा, इस पर भी बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मैंने वैसे नोट रखा हुआ इसका। पर अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि मसलन आपने तो उसने ऐसे कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की आपस की लड़ाई है, उस बात में भी वजन हो सकता है, लेकिन भट्ट साहब कह रहे हैं कि चूंकि इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ख़राब है और इसका तल्लुक इमरान खान की जो तकरीबन 4 साल हुकूमत थी और उसकी जो पॉलिसियाँ थी उसकी वजह है, और जो उसका IMF के साथ वादा था, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, और साथ ये भी मुझे बता दें, चलो आप इस पर बात करें पहले कि इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई है उसका भी असर कितना है, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, इसमें इमरान खान का कितना कसूर है या नई जो हुकूमत है इसका कितना कसूर है? डॉक्टर साहब देखिए, असल में ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है पाकिस्तान की, मतलब है कि खराब हालत में या सूरत हाल में जो मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना डॉक्टर साहब, तो आपको लगेगा, देखिए माशी हालात मुल्कों के ऊपर नीचे आते जाते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मखरूज जो मुल्क है वो खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज्यादा मखरूज है दुनिया का, लेकिन वो सूरत हाल चलती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसे पाकिस्तान जैसे कमजोर और गरीब ममालिक के ऊपर जब ये इकोनॉमिक बोझ भी आता है तो वो और ज्यादा मुश्किल बन जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान क्यों आया और ये मौजूदा सूरत हाल पे मुल्क कैसे पहुंचा। तो उसका जवाब ये है डॉक्टर साहब कि देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का सोच लिया था, अफगानिस्तान से निकलने का सोच लिया था, और जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था तो उसको CPEC रोकना था। सिर्फ अमेरिका को नहीं, दुनिया की दूसरी ताकतों को भी CPEC को रोकना था, क्योंकि CPEC उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। कोरोना वायरस के बाद अगर दूसरा कोई मुश्किल चीज है उनके लिए तो वो CPEC है, और अभी यूक्रेन का एक और फटा खुल के बीच में। लेकिन जो CPEC का इशू है उसको उन्होंने रोकना था हर सूरत में। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उसने CPEC को रोक दिया। आपको याद होगा, आपसे ही बात हो रही थी पिछले कुछ बार, हम नशिस्त में बैठे थे तो यही बात हमने की थी कि इमरान खान जब चाइना जाएगा वहां से क्या लेकर आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि वहां से कुछ नहीं लेकर आएगा, चाइना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेगा, चाइनीज जानों को खतरा है उसको वो दूर करेगा, और जो करप्शन हो रही है CPEC में उसको वो रोकेगा। तो तब होगा। जबकि इमरान की गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही थी कि वो खुद, उसके वजीर कह रहे थे चाइनीज के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहे थे। मुराद सईद का बयान रिकॉर्ड पे है, चाइनीज ने उनको आने से रोक दिया। तो जब इकोनॉमिक उसका मेन ऑब्जेक्टिव, आपको पता है मैं इमरान के ऊपर तो ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि वो मैं उसको एक मोहरे से ज्यादा नहीं समझता। वो सिर्फ सिंपली एक मोहरा है। आप उसको जो है तो हूरों वाली कैफियत या हूरों वाले माहौल में ले जाएं तो उससे कुछ भी बयान दिलवा दें या उससे कुछ भी करवा दें, वो कर सकता है। ये बता दें, इजाफा कर दें, वजाहत कर दें, किसका मोहरा है वो? एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, फौज का मोहरा है ना डॉक्टर साहब। अच्छा। देखिए मेरी बात सुनिए 2 मिनट के लिए, क्या आपको नहीं पता कि बाप पार्टी किसने बनाई? वो नाम भी ऐसा चैलेंजिंग रखा, बाप। ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने ये नहीं रखा कि तुम्हारा बाप। अच्छा ना, बाप से मुराद ये क्या है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ठीक है, अवामी पार्टी ना। अच्छा, बाप पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, MQM एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है,
पीटीआई किसकी है? शेख रशीद एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। पीटीआई किसकी है? कौन सी? पीटीआई तो ये सब मिला के पीटीआई का ये सब चूरन मिला के तो बना दिया उन्होंने। अच्छा, तो ये जो अब आपका क्वेश्चन था कि ये सब पार्टियां एस्टैब्लिशमेंट की पार्टियां हैं और उन्होंने बना दी। जब इसको हटाना चाहा और हटाया भी, ये बात नहीं है कि इससे वो नाला है, ये तो उनके लिए सब कुछ करता है, वो हर कुछ करता है जो वो उससे चाहते हैं। तो फिर हटाया इसलिए वक्ती तौर पे कि उनको इस माशी हालत को थोड़ा सा सहारा देना था। वो सहारा देने के लिए उन्होंने प्रेशर डाला, जो जर्मन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई या जमीयत उलमा हो गई, फजल रहमान की पार्टी, उनके ऊपर प्रेशर डाला और उनको एक कमजोर सी हुकूमत, वही धड़े जो पीटीआई को सुतून लगा के दिए थे, वो सुतून वो पहिए वहां से हटा के तो नए इत्तेहाद को लगा दिए। वही पार्टियों के पहिए जो पीटीआई से हटा के ये नई गवर्नमेंट को लगा दिए कि चलो तुम अब ये गवर्नमेंट चलाओ, जिस वक्त चाहेंगे उसके नीचे से ऊपर पहिए खींच लेंगे। कहने को वो कहते रहे कि हमें सियासत से मत घसीटें, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें सियासत में दाखिल होने। वो दाखिल होते हैं, पूरी कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल उनका होता है, लेकिन वो कहते हैं घसीटे मत, ये गन हमें मचाने दें लेकिन इस गन में हमें घसीटे मत। उनका बयान ये होता है दरअसल। प्राची साहब देखिए, जब आप कहते हैं कि सियासत में दाखिल होते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी वक्त वो बाहर थे दाखिल होते हैं। जानता मैंने आप ओशमरिया जो कुछ मैंने पढ़ा था वो तो हमेशा उसके अंदर ही रहे, बाहर तो निकले नहीं है, दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एनीवे लेट मी ब्रिंग इन अब्बास भट्ट साहब आपने इनकी बात सुनी भाई, ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि जो कुछ इन्होंने बताया, भाई मसला ये भी है कि अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाता है इकोनॉमी को और बजट पास हो जाता है जो कि जल्दी हो जाएगा, तो इस बात का इम्कान है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि मौजूदा हुकूमत को फारग कर दिया जाए। इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ग्राफ ऑलरेडी नीचे आ चुका है, कोई माने या ना माने, ठीक है। तो फिर जो अगर इलेक्शन होते हैं 3 माह बाद, तो वो तो कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं लेगी, लेकिन चांस हो सकता है कि इमरान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर जी, एक छोटी सी बात अगर इजाजत हो पहले मैं कर लूँ, जो प्रता साहब ने जो कहा ना कि ये माशी हालात कौमों के आते जाते रहते हैं। मैं प्रता साहब एक ही मिसाल दूंगा, ज्यादा दूर के नहीं। ये रिसेंटली आप रशिया की हालत देख रहे हैं, यूनाइटेड जो है ये फौजी लिहाज से वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन माशी लिहाज से कमजोर हुआ तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जब कौमें भूखी होती हैं ना, उनके बच्चे भूखे होते हैं, ना खाने को कुछ नहीं मिलता, रहने को कुछ नहीं मिलता, तो उस वक्त ना मुल्क याद आते हैं, ना मुल्क से मोहब्बत याद आती है किसी को, ना असला उस वक्त काम आता है, तो असला खाया नहीं जा सकता। उस वक्त कौमों की यही हालत हो, और इसी पोजीशन में पाकिस्तान है इस वक्त। बट साहब एक बात ये भी है ना कि मैं ऐड करना चाहता था, चूंकि आपने खुद बात कर दी है भाई, दूसरी तरफ चलो कर्ज है अमेरिका पर, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया में भी अमेरिका ही है, ठीक है ना सर? जो उनका अमेरिका का कर्ज है वो कर्ज कोई पाकिस्तान ने तो नहीं ना दिया हुआ, या रूस ने तो नहीं दिया हुआ है ना, वो उनका मेजॉरिटी इंटरनल कर्जा है, असल में इंटरनल अमेरिका से ही है, बाहर से बहुत कम है उनका कुछ कर्जा। चाइना का भी है, अच्छा नहीं बाहर से कुछ है। तो नहीं बारह बाकी जहां तक तल्लक है सर जी, ये जो आपने बात की है उसके मतलब इतनी बात कह सकता हूँ, देखा ना, बिल्कुल ये एक हकीकत है कि ये को पाकिस्तान में आज एस्टेब्लिशमेंट तो आई नहीं। जहां तक मुझे होश है, मेरी उम्र अब 72 साल हो चुकी है, जहां तक मैं होश में आया हूँ, मैंने तो हमेशा फौज ही देखी है वहां पे, इधर फौजा उधर फौजा, मौजा ही मौजा। मौजा लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा यहाँ पे, जो मैंने पिछले 3 साढ़े 3 साल से पॉलिटिकल लोगों के हालात देखे ना, जो पॉलिटिक्स देखी इनकी, जिस तरह इनको लड़ते हुए इंसानों के तरह नहीं, बल्कि लफ्ज वो नहीं इस्तेमाल करूंगा जो करना चाहिए मुझे, उनके तरह लड़ते हुए देखा मैं इनको, तो यकीन की एक पॉलिटिकल वर्कर होने के बावजूद मैं इस चीज पर कायल हो गया हूं कि कम अगर पाकिस्तान को हुकूमत चलाने के लिए जो भी मामलात होते हैं, उनमें एक हिस्सा जो है ना फौज का जरूर होना चाहिए, एक रोल जरूर होना चाहिए, कि फौज के रोल के बगैर ये पॉलिटिशियन कभी भी पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी मिसाल आपके पास पिछले 3.5 साल की हुकूमत का है, जो जिस दिन बैठता है, बैठाने वाले कोई है, बैठता है तो कहता है कि मैं इनके साथ में बैठूं, चोरों डाकुओं बदमाशों के साथ बैठूंगा ही नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर जो बन के आता है उसके अल्फाज हैं अपने। अब मुझे बताएं, अगर फौज ना हो, फौज का रोल ना हो, तो ये पॉलिटिशियन क्या करें एक दूसरे का, कुत्तों की तरह खा ना जाए एक दूसरे को। इसलिए मेरे ख्याल में
सॉरी, आप कुछ कहना थे? मैं कहना चाहता प्राचार्य साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि इस प्रोग्राम के इस हिस्से को मुझे नजर आता है कि हमें इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे कम से कम। अच्छा, मुझे बताएं कि इकोनॉमी की जो सत्यानाश है वो तो इमरान खान ने अच्छी तरीके से की, लेकिन इसके बावजूद आप नोट करें कि मैं सब इकोनॉमी के जो शोबे हैं उस पर बात नहीं करूंगा, हायर एजुकेशन का जो बजट है वो 71% कम किया गया है, जबकि आपकी आर्मी का बजट उसमें इजाफा किया गया है। तो ये बात क्या हुई प्राचार्य साहब? डॉक्टर साहब देखें, जो मैंने अभी हालांकि वो कहता आमना था मुफ्ती के कि कालम भाई का स्कूलों कॉलेजों पर खर्चा करो। हाँ, आज देखें उसकी हालत खुद ही। जी, सॉरी प्रोफेसर साहब। जो मैंने डॉक्टर साहब आमना मुफ्ती के कालम का जिक्र किया ना, अगर आप वो पढ़े, उसमें उसने यही तो लिखा है, नाम लिए बगैर उसने लिखा है कि फौज ही जो है तो गन पॉइंट पे लोगों को, सिविलियन गवर्नमेंट्स को भेजती है कि जाएं आप वहां से वसूलियां करके लेके आए, आप बाहर से भीख मांग के लेके आए और हमें दें, हमारा बजट बढ़ाएं और हमें दें। आप यानी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को बयान किया है कि किस तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट को, और जो भट्ट साहब ने बात की बड़ी माजरत के साथ, भट्ट साहब देखिए, सिविलियन गवर्नमेंट तो दुनिया के 200 प्लस ममालिक हैं, तो हर जगह कई चंद को छोड़ के हर जगह सिविलियन गवर्नमेंट है। कहीं तो ये नहीं कहते कि फौज फौज या फौज जो है सिविलियन खा जाएंगे या अपना, ऐसी कोई बात। मैं आपको बताऊं, जो भट्ट साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है या जो दूसरे बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं और हमें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तान फौज मुनज़्ज़म इदारा है और पाकिस्तान को फौज ने कायम कर रखा है, फला फला। दूसरे लफ्जों में मैं समझता हूँ वो ये कह रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान कायम है ये एक गैर फितरी तौर पे कायम है और फौज ने ही बजोरे गन पॉइंट इन लोगों को इत्तेहाद में मजबूर रखा हुआ है, ये कहना चाह रहे होते हैं। देखिए, और इसका एक सबूत आपको बांग्लादेश की शक्ल में मिलता है। आज आप बच्चे से पूछे, किसी भी बच्चे पाकिस्तानी से पूछे, सर्वे करवाएं कि वो बांग्लादेश को जानते हैं, तो वो कहेंगे हाँ बांग्लादेश एक मुल्क है जो क्रिकेट खेलता है या जिसकी एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है। वो कभी आपको कम ही बच्चे बता, स्कूल के या कॉलेजेस के बच्चे बता पाएंगे कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था और पाकिस्तान का ही हिस्सा था और जैसे हालात पैदा किए इन्होंने और उन्होंने तोड़ के अलग हो गए। अब बात यह है कि हमने क्या किया कि हमने हिस्ट्री को खत्म करके तो हमने मुताला पाकिस्तान रख दिया। लोग हिस्ट्री से सीखते हैं कि जो हुआ उससे हम सीखें, जो गलत हुआ जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान हुआ, उससे हम सीखें। तो हमने बांग्लादेश की अलहदगी से या पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से कुछ नहीं सीखा, बल्कि स्कूलों के जो आपने बात की, तालीम के बच्चों के जहनों में यही भरते रहे कि भाई पाकिस्तान तो कयामत तक कायम रहने के लिए बनाया और कयामत तक रहेगा, जबकि पाकिस्तान बनते ही 2 दहाइयों के अंदर टूट गया, आधा पाकिस्तान से चला गया, फिर भी नहीं सीखा। गोया दूसरे लफ्जों में हिस्ट्री खत्म करके उनके जहन में ये भर दिया कि भाई आप यहीं से पढ़ोगे, पाकिस्तान यही है, पाकिस्तान वो नहीं था। अब बात यह है कि अगर आप गौर करें कि पाकिस्तान टूटने की वजूहत क्या थी। पाकिस्तान टूट गया, 71 में टूटा और 78 में, मतलब 71 में जब टूटा तो एक वजीर आजम को यहाँ पे पाकिस्तान में यरगमाल बना के रखा और जब वो टूट गया वहां पे 93,000 पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए और उसके बाद जो है तो उस वजीर आजम को रिहा किया गया। वजीर आजम तो वो नहीं था लेकिन मेजोरिटी था जो कि वजीर आजम जाते ही बांग्लादेश का बना और उससे इन्होंने कुछ नहीं सीखा और गुजरते ही 71 के गुजरते ही 78 में एक दूसरे वजीर आजम को फांसी पे लटका दिया। तो यही हमारी फौज के कारनामे हैं और फिर हम कहते हैं कि इस मुल्क को फौज ने कायम कर रखा है। वैसे आपके सुबह साथ कह रहे हैं, केपी के कह रहे हैं, वैसे पाकिस्तान के बड़े जो है ना सियासतदानों में जिनकी मैं कदर करता हूँ वो वली खान थे, खान वली खान, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आर्मी वालों से कहा था कि आपकी सबसे बड़ी खिदमत ये होगी कि आप पाकिस्तान की खिदमत ना करें, आप सिर्फ सरहदों का ख्याल रखें, पाकिस्तान की सियासत को हम खुद मैनेज कर लेंगे। यानी इसको आगे चलाते हुए पार्टी साहब मुझे ये बताएं, जो मैंने अभी बात की है, तो एक तरफ तो बजट जो है ना ज़रा आने वाला है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस में है, यानी पैसे है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इमरान खान हर दूसरे दिन कह देता हो ये मेरी जान को खतरा है और फिर उसकी जो है ना सिक्योरिटी पर इजाफा कर दिया जाता है कि करोड़ों के हिसाब से डेली खर्चा आ रहा है उसकी सिक्योरिटी पर। तो ये भी दूसरे लफ्जों में प्राइम मिनिस्टर खत्म होने के बाद भी उसको प्राइम मिनिस्टर प्लस की सिक्योरिटी मिल रही है, तो ये खर्चा बढ़ा रहा है, इजाफा कर रहा है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
सर बिल्कुल डेफिनेटली इसके बारे में सर मैं कहूँगा। पहली बात पराठा साहब को जरूर जवाब दूंगा भाई, ये पाकिस्तान वाकई ही क़यामत की शब तक बना है और रहेगा, ये यकीन कीजिए रहेगा। बेशक वो पंजाब तक के महदूद क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान रहेगा। ये मेरी बात आप सुन लें। जोग्राफिया बदल जाएगा, पाकिस्तान एक मुल्क का नाम जरूर रहेगा। आप कहते हैं कि जोग्राफिया बदल जाएगा। जोग्राफिया बेशक बदले, जो मर्जी बदले, लेकिन पाकिस्तान रहेगा। अच्छा सर जी बाकी जहां तक तल्लुक है, ये मेरी समझ में तो मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, इतना सा अकाउंटेंट हूँ। अगर मैं ये सोच सकता हूँ कि इनका जो जितना डेफिसिट है ना इस वक्त, जितने कर्जे हैं, अगर ये छोटा सा अमल कर दें तो पाकिस्तान के कर्जे विद इन 1 ईयर सारे खत्म हो सकते हैं। मुझे बताया ना ये इसको सिक्योरिटी क्यों दी गई है, अरबों रुपए के पता नहीं 4 अरब रुपया का कितना महाना खर्चा मैंने कहीं पढ़ा था सिर्फ इसकी सिक्योरिटी पर। और यार खुदा की कसम, इसको 10 रुपए में कोई नहीं खरीदता। इतनी बदतमीजी जो इसने की है, जो पाकिस्तान का माहौल इसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। कोई दुनिया का बंदा इसको मेहमान ठहराने के लिए तैयार है, तो इसको क्या कोई कहेगा। इसलिए इस पर ना खर्चा करें, बल्कि जितने जजेस हैं, जितने जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर तक को जितने भी हैं, ये बड़े बड़े लोग, ये MNAs हैं, MLAs हैं, इसी तरह जुडिशरी में जो लोग हैं, इन सब के सिर्फ मराहत जो है तनख्वाह के अलावा जो इनको पैसे मिलते हैं, बाखुदा अगर वो इनकी बंद कर दें 1 साल में, तो पाकिस्तान का कर्जे से मुबर्रा हो जाता है। खाली उसको कर्जा लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। यार एक जज है, फारूक होता तो 15 से 20 लाख उसको पेंशन मिलती है, बावर्ची फिर भी साथ रहता है, सिक्योरिटी फिर भी साथ रहती है, पेट्रोल फिर भी उनको दिया जाता है, गैस भी इनको फ्री दी जाती है। सर इतने फ्री क्यों है? अगर मेरी तनख्वाह 15,000 है तो मैं हर चीज अपने बाल बच्चे के लिए खुद खरीदूं, और जिनकी 15 लाख है उनको तनख्वाह के अलावा ये सारी चीजें क्यों दी जाएंगी, क्यों दे रहे हैं ये? आज ये शहबाज कानून बना दे ना, जो कि इसको बनाने कोई नहीं देगा, लेकिन अगर आज ये बना दे तो मैं ये कहता हूँ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वो इसका प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का रह सकता है। लेकिन इसके लिए जुर्रत की जरूरत है, शरीफों की जरूरत नहीं। ये प्राइम मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान के शरीफों का काम नहीं है, बाखुदा ये लफंगों का काम है। ऐसे ये लफंगे ही ये काम कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्ट्री को शरीफ आदमी नहीं कर सकता। अच्छा चलें जनाब, प्राची साहब, आप 30 सेकंड में कोई लास्ट बात कहें तो मैं प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ। सॉरी, प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ, आप 30 सेकंड में कुछ बात कहना चाहेंगे, आखिरी बात। डॉक्टर साहब 30 सेकंड में तो यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो आपने आज का टॉपिक रखा है, तो उसके हिसाब से हमारी ख्वाहिश नहीं है, ना मेरी ख्वाहिश है, ना किसी पाकिस्तान की ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान टूटे। लेकिन जिस तरफ मुल्क जा रहा है वो अच्छी अलामत नहीं है। मुल्क के अंदर सिविलियन को छोड़ दें, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप रिटायर्ड बंदरों की जो बयानात पढ़ें जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने अपलोड किए और फिर उसमें से वो मुकर गए, चाहे प्रेशर से मुकर गए या चाहे वो खुद, लेकिन आप देख लें कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। तो ये अच्छे साइंस तो नहीं है। अच्छा ये बताएं कि बजट के बाद क्या इस हुकूमत को फारूक किया जा सकता है? मोस्ट लाइकली कि देखिए डॉक्टर साहब कि इस आदमी को प्रमोट किया जा रहा है, इमरान खान को प्रमोट किया जा रहा है, उसको हटाया जरूर है लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोट सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए। मैं समझता हूँ अगर सिर्फ 10 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया क्रैक डाउन किया जाए, ब्रूटल क्रैक डाउन सोशल मीडिया के ऊपर, और जो प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर उनको न्यूट्रली फ्री हैंड दिया जाए, तो आप देखिए 10 वीक बाद इमरान का नाम भी किसी को नहीं मालूम होगा। अच्छा जनाब, प्रोग्राम तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर आज बातें करते करते नाजरीन आपने बातचीत सुनी, बहुत से मैं समझता हूँ कि पहलू ऐसे हैं जो रह गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनके साथ दोबारा बैठकर जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम उसको जारी रखा जाए। तो वंस अगेन प्राचा साहब और अब्बास भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आई लीव इट एट दैट। अगर आपके पास बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। तो नाजरीन हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।